जी अस्सलाम वालेकुम। कैफे आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर में 67। आज के लेक्चर में चैप्टर 11 की सिर्फ केस स्टडीज़ को हमने डिस्कस करना है। चैप्टर हमारा कल कंप्लीट हो चुका था। अब आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा क्योंकि इससे पहले लास्ट वर्किंग डे है हमारा, तो अटेंडेंस ज़ाहिर एक्सपेक्टेड भी था कम होगी, है भी कम। नया चैप्टर ईद के बाद स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम केस स्टडीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर की केस स्टडी वो हमें टेस्ट कर सकता है। आपने अभी तक ये सीख ही लिया होगा कि अमूमी तौर पे पिछले कई अटैम्प्ट से उसने रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछना ख़त्म कर दिया है और वो केस स्टडी के ऊपर आ रहा है, लेकिन फिर भी पूछ सकता है, तो ज़हनी तौर पे आप तैयार रहिएगा रिप्रोडक्शन क्वेश्चन। लेकिन एक्सपेक्टेड ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा और हमें कोई ना कोई वो किसी क्लाइंट के बारे में कोई सिचुएशन दे देता है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर कभी एक इशू होता है, कभी दो इश्यूज़ होते हैं। अगर एक इशू हो हमने उसी के रिलेटेड प्रोसीजर बताने हैं, अगर दो इश्यूज़ हों हमने दोनों के अलग अलग बताने हैं। उमूमन एक या दो इश्यूज़ होते हैं, रेयर केस में एक दफ़ा उसने 3 इश्यूज़ डिस्कस कर लिए थे, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि वो एक या दो इश्यूज़ ही डिस्कस करेगा, वैल्यूएट करवाएगा एक सिचुएशन के अंदर, ठीक है। जैसे ये दो सिचुएशन है ए और बी, तो ए के अंदर हो सकता है एक इशू हो सकता है दो इश्यूज हो। इसी तरह बी के अंदर हो सकता है एक इशू हो गए, हो सकता है दो। आपने कोशिश करनी है जितने भी रेलिवेंट इश्यूज हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर लें। ये ज़्यादा अहम है, प्रोसीजर लिखने से ज़्यादा अहम है ये आइडेंटिफाई करना कि किस एरिया से रिलेटेड, किस इशू से रिलेटेड प्रोसीजर लिखने हैं। सबसे पहले एग्जाम में केस क्वेश्चन आया सामने, क्या क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा है कि ये केस स्टडी है? चलिए, तो सबसे पहले फिर ऐसा करते हैं, हम इसके रिक्वायरमेंट्स को पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द स्टेप्स दैट विल बी परफॉर्म्ड इन ईच ऑफ द अबव सिचुएशन। इसमें सबसे अहम लफ्ज कौन सा है? स्टेप्स। स्टेप्स को अंडरलाइन करें। स्टेप से क्या मुराद होती है? प्रोसीजर, या इसे एक और नाम देता है एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन। बताइए क्या कोर्स ऑफ एक्शन आप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि लफ्ज़ प्रोसीजर इस्तेमाल करें तो इसका मतलब सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, लेकिन लफ्ज़ स्टेप्स या कोर्स ऑफ एक्शन का वर्ड यूज़ करें तो इसका मतलब है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के अलावा अगर कोई और एक्शन लेना है ऑडिटर ने, जैसे डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना, जैसे विड्रॉ करना, तो वो भी हम इंक्लूड करते हैं। यानी इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट की तरफ भी जाते हैं, सिर्फ प्रोसीजर नहीं, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट की तरफ है। तो स्टेप्स का मतलब ये हुआ कि मैंने अब प्रोसीजर्स तो बताना ही है, साथ ही साथ उसने क्लियरली भी कह दिया डिस्कस द पॉसिबल इम्प्लीकेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट को भी अंडरलाइन करें। इसका मतलब मुझे प्रोसीजर्स भी बताने हैं और इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट भी बताना है। क्लियर जी? इसका मतलब आपके हर पार्ट के, पार्ट ए में भी आपने कम से कम 2 हेडिंग्स बनानी है और पार्ट बी में भी कम से कम 2 हेडिंग्स बनानी है। एक हेडिंग कौन सी होगी? स्टेप्स। दूसरी हेडिंग कौन सी होगी? हेडिंग्स बनाना रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन ये आपके प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करता है। क्लियरली डिफरेंशिएट हो जाता है आपका एक रिक्वायरमेंट दूसरे से। जी, पहले क्वेश्चन है, द प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ तारिक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017 इज रुपीज 790 मिलियन। प्रॉफिट किस लिए दिया है? मटेरियलिटी कैलकुलेटर। एक नंबर तो हमें आसानी से मिल जाएगा मटेरियलिटी कैलकुलेट करने का। TL provides 3-year warranty to its customer and has made provision of rupees 80 million in this regard। इस सेंटेंस में सबसे अहम लफ्ज कौन सा है? प्रोविजन तो कई तरह की होती है, प्रोविजन फॉर वारंटी, ये है प्रोविजन फॉर वारंटी, ठीक है। क्लाइंट ने प्रोविजन फॉर वारंटी में बाय नेचर ही रिस्क होता है। यानी अगर किसी का सिर्फ इतना कह देना कि क्लाइंट वारंटी प्रोवाइड कर रहा है, तो हमने कहा इसकी नेचर ऐसी है, ये चूंकि एस्टीमेट पे डिपेंड करता है कि अगले साल कितने यूनिट सेल होंगे, कितने वापस आएंगे, डिफेक्ट किस किस्म का होगा, उस पर कॉस्ट कितनी लगेगी, ये सारे एस्टीमेट्स हम अप्लाई करते हैं वारंटी के एस्टीमेट करने के लिए। तो इसमें रिस्क ऑफ एरर ज़्यादा है, रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट ज़्यादा है बाय नेचर। लेकिन अगर बाज़ औक़ात ये कह दे कि जी वारंटी पीरियड बढ़ाया लेकिन वारंटी एक्सपेंस नहीं बढ़ा, तो वो डबल रिस्क हो जाएगा हमारा, एक बाय नेचर भी और एक सर्कमस्टेंसेस से भी हमें पता चल रहा है कि प्रोविजन बढ़नी चाहिए थी और नहीं बढ़ी। इसी तरह प्रोविजन फॉर बैड डेट में भी यही है, बाय नेचर भी रिस्क है, लेकिन बाज़ औक़ात ये भी कह देता है कि इकोनॉमिक कंडीशन पुअर होती जा रही हैं और इसके बावजूद प्रोविजन फॉर बैड डेट उतनी है जितना लास्ट टाइम में। हालांकि जब इकोनॉमिक कंडीशन, ओवरऑल इकोनॉमिक की कंडीशन पुअर हो तो बैड डेट ज़्यादा हो जाना चाहिए प्रोविजन फॉर बैड।
तो यहाँ तक रिस्क आ गया, ठीक है जी। आगे क्या कह रहा है, मैनेजमेंट कैरीज आउट द कंप्यूटेशन इंटरनली, मैनेजमेंट इंटरनली कंप्यूटेशन करती है, द प्रोसेस इज कम्प्लेक्स। अच्छा, मैनेजमेंट इंटरनली कंप्यूटेशन करती है, इसका मतलब ये हो गया हमने अब अपने मैनेजमेंट की कंप्यूटेशन को क्या एज इट इज एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं करना, हमने उसको चेक करना है खुद से। अब चेक कैसे करना है? अगर तो प्रोसेस रूटीन नेचर का हो ना, तो फिर हम खुद ही चेक कर लेंगे उसको। जैसे अमूमी तौर पे प्रोविजन फॉर बैड डेट वो हमारे एक्सपर्टीज के अंदर आता है, हम उसको खुद चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है प्रोसेस इज कम्प्लेक्स एंड बेस्ड ऑन वेरियस अजम्पशंस। इसमें जो सबसे अहम चीज है, लफ्ज है, वो अजम्पशंस भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम है कम्प्लेक्स। लफ्ज कम्प्लेक्स है, वो आपको एक इंडिकेशन दे रहा है। इंडिकेशन क्या दे रहा है? कि मैटर कम्प्लेक्स है, हो सकता है आप इसको डील ना कर पाए, एक्सपर्ट इंगेज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें उसकी जरूरत महसूस हो रही है एक्सपर्ट की, ठीक है जी। फिर कह रहा है देयरफॉर योर फर्म हैज अपॉइंटेड एन एक्सपर्ट आफ्टर फॉलोइंग ऑल द नेसेसरी प्रोसीजर फॉर असेसिंग द कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट। वो कह रहा है कि आपकी फर्म ने एक्सपर्ट को अपॉइंट कर लिया है और अब उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी को भी चेक कर लिया है। अब क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए? अब देखिए, जब कभी एक्सपर्ट इंगेज किया जाता है, मैंने आपको बताया था 2 काम किए जाते हैं। नंबर 1 एक्सपर्ट को वैल्यूएट किया जाता है, नंबर 2 उसके वर्क की एडिक्वेसी को चेक किया जाता है, ठीक है। क्या इसमें हमें एक्सपर्ट को वैल्यूएट करने के, यानी वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव है कि, वो प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए कि नहीं? नहीं करने चाहिए। शाबाश। क्यों नहीं? उसने क्वेश्चन में कह दिया कि वो ऑलरेडी परफॉर्म हो चुके हैं, ये जहन में रखिएगा, वो ऑलरेडी परफॉर्म हो चुके हैं। फिर इसका मतलब हमने इसके वर्क के ऊपर वर्क की एडिक्वेसी देखनी है। अब वर्क की एडिक्वेसी के कुछ प्रोसीजर है जनरल, कुछ है स्पेसिफिक। जब कभी एक्सपर्ट को, फिर से सुनिए, जब कभी एक्सपर्ट को एंगेज किया जाता है, उसके वर्क की एडिक्वेसी को भी चेक करना है। एडिक्वेसी ऑफ वर्क चेक करने के कुछ प्रोसीजर है जनरल, कुछ है स्पेसिफिक। जनरल प्रोसीजर जो है वो चैप्टर 18 में लिखे हैं, जो अब हमने नहीं पढ़ा अभी तक। बुक के सोल्यूशन में वो जनरल प्रोसीजर लिखे हैं, वो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। पेंडिंग लिख के ना, पेंडिंग लिख, क्योंकि अभी आपने नहीं पढ़ा, जनरल नहीं पढ़ा। लेकिन क्या स्पेसिफिक प्रोसीजर भी लिख सकते हैं? बताइए। जनरल प्रोसीजर पता क्या होते हैं? कि एक्सपर्ट ने जो डाटा यूज किया है, जनरल प्रोसीजर ऐसे होंगे जो हर तरह के एक्सपर्ट भी एप्लीकेबल होते हैं। जो उसने डाटा यूज किया है वो देखे ठीक है कि नहीं, जो उसने असम्पशंस यूज की हैं वो देखे रीजनेबल है कि नहीं, जो उसने फाइनल कंक्लूजन दिया है वो देख लीजिए कि दूसरे एविडेंस के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं। अब देखिए, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, वो किसी एक एरिया के लिए नहीं है, उसमें कोई एरिया स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो, वो आप ये पॉइंट उठा के हर जगह पे फिट कर सकते हैं जहां जहां एक्सपर्ट। इसलिए ये काम करने जरूर है, लेकिन इनको हम क्या कहते हैं? जर्नल प्रोसीजर, जो अभी आपसे रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि वो चैप्टर 18 में पढ़ना है। प्रोविजन फॉर वारंटी को वेरीफाई करने के लिए स्पेसिफिक प्रोसीजर बताइए। अब मैंने सिखाए नहीं है आपको, लेकिन मैंने यही तो सिखाना है आपको कि सिखाए बगैर आप प्रोसीजर कैसे पहुंचेंगे। अब आप प्रैक्टिकली देखें, वारंटी के एक्सपेंस को वेरीफाई करने जा रहे हैं, कैसे वेरीफाई करें? 3 प्रोसीजर देने हैं, कम अज कम 3 प्रोसीजर आपने मुझे स्पेसिफिक बताने हैं वारंटी से रिलेटेड। बताइए। ईयर एंड के बाद देखेंगे सब्सिक्वेंटली कितने वारंटी के केसेस आए हैं, क्या रेशो रीजनेबल से कम या ज्यादा तो नहीं। शाबाश। अगर वो जो ईयर एंड के बाद केसेस आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा थे, इसका मतलब क्या है? प्रोविजन फॉर वारंटी को बढ़ना चाहिए। शाबाश, बहुत अच्छा प्रोसीजर इन्होंने बताया ईयर एंड के बाद केसेस। दूसरा, शाबाश। दूसरा उन्होंने कहा सर ये मैनेजमेंट ने तो पहले कैलकुलेशन की होगी, हम मैनेजमेंट की कैलकुलेशन को चेक करके जो भी फार्मूला यूज कर रहे हैं वो देखेंगे कि वो फार्मूला ठीक है कि नहीं। और आपको एक इंडस्ट्री की बात बताऊं, प्रैक्टिकली एक पाकिस्तान का केस नहीं है, एक ऑडिटर ने इसी तरीके से प्रोविजन फॉर वारंटी थी, उसको चेक किया तो उसमें फार्मूला कम्प्लेक्स था। कम्प्लेक्स फार्मूला था ना, तो अमूमी तौर पे हमारे जो ट्रेनिंग स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं अच्छा ठीक है किया होगा मैनेजमेंट ने। लेकिन वो एक एक चीज़ को समझना शुरू हो गया, अजम्पशन, कि जैसे रिटर्न रेशो कितनी आती है, ये वेरीफाई किया, जितने यूनिट सोल्ड किए हैं क्या उन्हीं को यूज़ किया गया है, कहीं ऐसा तो यूनिट्स परचेज को कैलकुलेशन में ले लिया गया हो। ये एक एक
एक जगह पॉइंट्स का फर्क था, पॉइंट्स का, जब पॉइंट्स का फर्क दूर किया गया, अब फार्मूले में बात को पता नहीं चलता, जैसे आप बजटिंग या कोई कहानी का क्वेश्चन करते होंगे तो उसमें बाद पॉइंट्स का फर्क होता है, लेकिन जब आंसर देखते हैं सोल्यूशन पे मिलियंस का फर्क पड़ जाता है। वो मिलियंस की एडजस्टमेंट का फर्क पड़ गया था, हालांकि फार्मूला में प्रोविजन फॉर वारंटी के फार्मूला छोटा सा एरर था। तो इसीलिए हम, हालांकि एक्सपर्ट भी ये काम कर रहा होगा, लेकिन हमने खुद भी तो देखना है कि वो रीजनेबल है कि नहीं। बेसिक फैक्ट्स को हम वेरीफाई कर सकते हैं, याद रखें, डिटेल को नहीं, डिटेल को एक्सपर्ट करेगा, लेकिन ये तो हम देख सकते हैं फार्मूला कितने परसेंटेज कितनी यूज की गई है, नंबर ऑफ सेट्स कितने यूज किए गए हैं, कॉस्ट कितनी यूज की गई है रिपेयरिंग की, वो रिपेयरिंग की कॉस्ट बाकी इतनी होती है, हमें ज्यादा पता होगा एक्सपर्ट से, क्योंकि हमने रिपेयर एक्सपेंस को भी वेरीफाई किया होगा। एक्सपर्ट भी अभी करेगा जो प्रोसीजर उसने करने हैं। शाबाश। तो पहला उन्होंने बताया ईयर एंड के बाद एक बताया उन्होंने कि जी सर फार्मूला चेक कर ले मैनेजमेंट से लेके उसकी वर्किंग ठीक है कि नहीं। दूसरा उन्होंने बताया सर ईयर एंड के बाद देख ले सब्सिक्वेंटली वो कितने को क्लेम्स आ रहे हैं, क्या क्लेम्स हमारी उस अंडरस्टैंडिंग के साथ कंसिस्टेंट है जो जिसकी बेस पे प्रोविजन रिकॉर्ड की गई है। शाबाश। और कोई जो फ्रेश स्टूडेंट है वो बताएं, उनमें से मैं चाह रहा हूँ कि एक दो प्रोसीजर बताएं। एग्रीमेंट देख, कौन सा एग्रीमेंट? सेल्स एग्रीमेंट, कि क्या उनको, जैसा इंश्योरेंस में हम एग्रीमेंट देखते हैं पता चले वाकई ये कवर होता है कि नहीं। वारंटी में भी आपको पता है कुछ केसेस वारंटी में कवर होते हैं, कुछ कवर नहीं होते। वो कहते हैं पता नहीं क्या पानी में गिर गया तो क्लेम नहीं होगा, जल गया, गिर गया वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है, तो वो भी देखेंगे। टाइम पीरियड भी स्पेसिफिक होते हैं कि आप उस टाइम में वारंटी क्लेम, हाँ टाइम पीरियड भी स्पेसिफिक है कि कितने टाइम में आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं, उस वो टाइम पीरियड हम उस फार्मूला में कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। शाबाश। रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट, ये तो बल्कि जितने भी एस्टिमेट्स वगैरह होते हैं उनमें रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं, ये जनरल, ठीक है। और एक और चीज़ जो अक्सर यूज़ होता है प्रोसीजर, जैसे रिप्रेजेंटेशन अक्सर एरियाज में यूज़ होता है ना, एक और कि अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर चेक करें वो ठीक है कि नहीं, एडिक्वेसी ऑफ अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर, ठीक है। अब ये देखें आप में से कितने स्टूडेंट्स को इनमें से कोई 5 प्रोसीजर हमने लिए, एक फार्मूला देखो मैनेजमेंट का, दूसरा ईयर एंड के बाद केसेस देखो, तीसरा उन्होंने कहा सेल्स एग्रीमेंट देखो, फिर अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर देखो, मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन। 5 प्रोसीजर, क्या सारे के सारे इससे रिलेट करते हैं? आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पहले ये प्रोसीजर नहीं पढ़े हुए थे? नहीं पढ़े, सब पढ़े। यानी आप खुद से क्या प्रोसीजर को सोच सकते हैं कि ये रेलिवेंट है? यस सर, सोच सकते हैं, ठीक है, यही काम आपने करना है। हालांकि मैं चाहूँ तो आपको रटा के लिए पेज, और मैंने एक पेज दिया भी हुआ, सिर्फ एक पेज, कि ये रट लो, क्योंकि वो कई दफ़ा उनमें से रिपीट कर रहा है, लेकिन स्टिल मैं आपको उस पेज के लिए तैयार नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कर रहा कि रटा लगाओ और जो आए छाप देना, नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो केस को चेंज करेगा, ठीक है। तो जो भी केस आपको मेन इशू, आपको किस काबिल मैंने बनाना है कि जब कभी केस आए उसमें से मेन इशू आइडेंटिफाई करने के काबिल हो और उस इशू से रिलेटेड 4-5 प्रोसीजर बनाने के काबिल हो, और वो प्रोसीजर जितने स्पेसिफिक हो उतना अच्छा है। रिप्रेजेंटेशन, अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर चल तो सकते हैं, लेकिन ये जर्नल मतलब हर जगह फिट होने वाले हैं। इसको हम एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन क्या कहते हैं वो कराहत के साथ, कराहत के, हाँ वो कोई स्पेसिफिक। चलिए भाई ये क्लियर हो गया, भाई ये क्लियर। लेकिन उसने सिर्फ स्टेप्स या प्रोसीजर नहीं पूछे थे, उसने इम्प्लीकेशन और रिपोर्ट भी पूछे थे। अब इम्प्लीकेशन और रिपोर्ट क्या उसने हमें बताया है कि मुझे वो वाली बताओ अगर इशू रिजॉल्व हो जाए, या वो वाली बताओ अगर इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, तो फिर हमें क्या करना है? दोनों। अब यहाँ पे आपने इफ ठीक रिकॉर्ड हो गया तो क्या करेंगे? अनमोडिफाइड ओपिनियन प्लस की ऑर्डर मैटर। शाबाश। और अगर करेक्टली रिकॉर्ड नहीं हुई ये प्रोविजन तो क्वालिफाइड ओपिनियन, फिर बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, और फिर उसके बाद की ऑर्डर मैटर का की ऑर्डर मैटर में रेफरेंस, की ऑर्डर मैटर में रेफरेंस बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन का। क्लियर ये चीज? ए में कोई प्रॉब्लम? अच्छा ये आगे जो कह रहा है ड्राफ्टिंग ऑफ ऑडिट ओपिनियन इज नॉट रिक्वायर्ड, ये क्या चीज है? क्या आपने सिर्फ ये बताना है की ऑडिट मैटर, उसको छापना नहीं है। आपने सिर्फ ये बताना है क्वालिफाइड ओपिनियन, उसको रिप्रोड्यूस, क्वालिफाइड ओपिनियन को रिप्रोड्यूस नहीं करना। रिप्रोड्यूस करना से हमें आता है कि नहीं आता?
हमें तो नहीं आता। नहीं याद किया था। कल जो क्वेश्चन आया था कहाँ आपसे हो पाया था? कल एक क्वेश्चन आया था ना जिसमें उसने क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करके दो पार्ट ए वाले केस में, तो कहाँ कर लिया था आपने? लिख लिया था। क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाइड ओपिनियन सुना सकते हैं इस वक्त? भूल गया साथ सब कुछ साथ। कोई बात नहीं, शाबाश। नहीं सुनाना नहीं होता, वैसे लिखना होता है। तो सुनाने में थोड़ा जरा जल्दी चीजें में नहीं आती, लिखते लिखते आ जाती है। ठीक है, लिख सकते हैं आप। क्लास में कितने ऐसे क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, कितने ऐसे स्टूडेंट है जो लिख सकते हैं? चल ठीक है। मैं एक पैरा होता है ना, एक पैरा क्वालिफाइड ओपिनियन में होता है, एक बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, दो होते हैं। क्वालिफाइड ओपिनियन में भी दो पैराग्राफ है, एक क्वालिफाइड ओपिनियन और एक स्टैंडर्ड, और बेसिस फॉर क्वालिफाइड में भी इसी तरह है। ये मैंने आपको बताया था कि आपने एग्जामिनर कमेंट्स में एक जगह कहा हुआ था कि मैं क्वालिफाइड ओपिनियन पूछता हूं तो स्टूडेंट सिर्फ क्वालिफाइड ओपिनियन ही लिख देते हैं, है ना जी बात, कि मैं क्वालिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग पूछता हूं, स्टूडेंट सिर्फ क्वालिफाइड, हालांकि उसके साथ दूसरा पैराग्राफ भी है। तो जब ओपिनियन पैराग्राफ पूछे तो पूरा पैराग्राफ लिखना है। बी, your firm has been appointed as the auditor of Yaqoob Limited for the audit of year ended 30th June 2017. The audit team was not able to perform the inventory count at year end because appointment was made on 15 July 2017. ये अच्छा, ऐसा अमूमी तौर पे होता नहीं है। अमूमी तौर पे ऑडिटर की अपॉइंटमेंट बहुत पहले हो जाया करती है, लेकिन किसी केस में हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ गई हो, बाद में पॉइंट वो कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक वेरीफाई नहीं कर सके, तो ठीक है रहने देते, नहीं करते। कि रिक्वायर्ड है स्टॉक, अगर क्लाइंट का है तो रिक्वायर्ड है, क्या करें? उल्टा चले। शाबाश, कैसे? ये मुझे भाई बताएंगे उल्टा कैसे चलेंगे, चलना सीखा। एक मिनट ठहरिए भाईजान। भाई आपने देखना है ये उल्टा चल रहा है कि कलाबाजी भी लगाई है इसने। कलाबाजी जहां लगाए ना, एक एरिया से दूसरे एरिया में, फौरन रोक देना आपने। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे? ना, स्टेप नंबर 1 में इन्वेंट्री 15 जुलाई की काउंट करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट तो पहले बना लें। स्टार्टिंग पॉइंट 15 जुलाई है, 15 जुलाई का स्टॉक काउंट चेक करेंगे, लिस्ट लेंगे कितना है भाई आज के दिन तेरा, और उसको फिजिकली वेरीफाई करेंगे। फिर दूसरा स्टेप नंबर 2, क्लाइंट से 23 जून और 15 जुलाई के सेल और परचेजेस के डॉक्यूमेंट, इनवॉइसेस, डिटेल ट्रांजैक्शन लेंगे। स्टेप नंबर 3, उन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना है। सेल इनवॉइसेस को सेल्स डॉक्यूमेंट्स के साथ, परचेज इनवॉइसेस को परचेजेस डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरीफाई करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद रिवर्स वर्किंग के जरिए से एस्टिमेट करेंगे बैलेंस एज एट 30th जून 2017। भाई यही प्रोसीजर है। कोई प्रॉब्लम? आसानी से कर लिया होगा हमने काम, के थोड़ा मुश्किल आई होगी। अब इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना है। 2 चीजें, अगर सब कुछ ठीक एविडेंस मिल गया तो अनमोडिफाइड ओपिनियन, की ऑडिट मैटर आना चाहिए कि नहीं? अच्छा, अदर मैटर आना, अच्छा की ऑडिट मैटर आना चाहिए कि नहीं? ठीक है, अदर मैटर अदर मैटर आएगा। हाँ, किस वजह से आएगा? क्योंकि इनिशियल ऑडिट का केस है। कौन सा केस है? कैसे पता चला? नहीं, उसने क्वेश्चन में कहा तो नहीं। पॉइंटेड। रिकरिंग ऑडिट का केस होता है तो वर्ड कौन सा यूज होता है? रीपॉइंटेड। और अदर मैटर पैराग्राफ में वो क्या क्या इंक्लूड करेगा? अगर ये वो अपना बिल्कुल ठीक है, अनमोडिफाइड देता है। अदर मैटर पैराग्राफ में ये कहेगा अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया है। ऐसे ना कर, तो फिर अनमोडिफाइड ओपिनियन में क्या देगा कि मैं अदर मैटर पैराग्राफ में कुछ बताया है? ऐसे थोड़ी होगा। अदर मैटर पैराग्राफ में क्या है? फाइनेंशियल प्रायर पीरियड पर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर हु एक्सप्रेस टाइप ऑफ ओपिनियन और डेट ऑफ ओपिनियन, डेट ऑफ ओपिनियन और अनदर ऑडिटर। और अगर एविडेंस नहीं मिल पाता, स्कोप लिमिटेशन, क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन और रेफरेंस ऑफ बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन इन की ऑर्डर मैटर सेक्शन। डन जी? कोई प्रॉब्लम इसमें?
ये आगे जो कह रहा है ड्राफ्टिंग ऑफ ऑडिट ओपिनियन नॉट, क्या मतलब, क्या कह रहा है कि मुझे सिर्फ ये बताओ अदर मैटर पैराग्राफ आएगा, अदर मैटर पैराग्राफ वो छापना नहीं है स्टैंडर्डाइज वर्डिंग में, नहीं शाबाश, ये अल्फाज समझ आ रहे हैं ना रिक्वायरमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, रिक्वायर्ड, दो इश्यूज दिए हैं ए और बी, ए में भी एक इशू होगा, बी में भी एक इशू होगा, क्या लाजमी है कि हो सकता है किसी में एक हो किसी में दो। फॉर ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट सिचुएशन, अलग अलग आंसर करना है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सेट द ऑडिट प्रोसीजर विच मे बी परफॉर्म्ड बाय द ऑडिट टीम। इंटरेस्टिंगली रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, यानी इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं बताना, इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताना है, ऑडिट प्रोसीजर। यानी अब की बार हमें अकाउंटेंट बन के सोचना है इस पार्ट में, इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो अकाउंटेंट ही बताता है ना, और फिर ऑडिट प्रोसीजर, इश्यूज को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और फिर देखते हैं कि हमने इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या इम्पैक्ट आएगा और प्रोसीजर्स क्या बताने हैं। You are the audit manager in the firm of chartered accountants. Following independent matters are the year ended 31st December are presently under your consideration. Quality Food Limited has been facing liquidity issues. Liquidity issues को अंडरलाइन कर लें। हाँ, लेकिन अभी नहीं, अभी ठहर जाए, मसले मसाइल आते ही रहते हैं, लेकिन कंपनी मैनेज भी तो कर लेती है। And is heavily reliant on a bank overdraft which was due for renewal on 15 फरवरी 2022. Management has informed you that negotiations with the bank are underway and it is expected that the bank overdraft limit will be renewed in next few days. Step number 1, liquidity issue से कौन से वाले कंसेप्ट की तरफ हम गए? गोइंग कंसर्न की तरफ चले गए। लिंक बन गया ना लिक्विडिटी इशू का गोइंग कंसर्न से लिंक। अच्छा अब बताइए, हमने जो प्रोसीजर, इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या ये एक इंडिकेशन है गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट हो रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना होता है, सिंपल, इसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज होना चाहिए। डन। प्रोसीजर कौन से बनाएंगे? चैप्टर 4 में गोइंग कंसर्न में दो तरह के प्रोसीजर्स हैं, एक है प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई इवेंट और एक है एडिशनल प्रोसीजर ऑन आइडेंटिफिकेशन। ऑन आइडेंटिफिकेशन वाले बताएंगे, शाबाश। आप में से कुछ लोग बता सकते हैं कौन से प्रोसीजर थे? मैनेजमेंट के देखते हैं क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान उनके देखते हैं, मैनेजमेंट का फ्यूचर प्लान और उनकी फिजिबिलिटी, उसके बाद फ्यूचर कैश फ्लो फोरकास्ट, उसकी रिलायबल असम्पशंस। करेक्ट, वो सारे प्रोसीजर आपने छाप लिए। अच्छा, वो प्रोसीजर हैं जनरल, चल जाएंगे वो भी, बल्कि वो भी लिख दें, मार्क्स ज्यादा लग रहे हैं मुझे। हाँ, क्या कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर भी होने चाहिए जो स्पेसिफिकली बैंक ओवरड्राफ्ट से रिलेट कर? कितने स्टूडेंट सिर्फ वो चैप्टर 4 के प्रोसीजर छाप देंगे, सिर्फ वही? कितने उन प्रोसीजर्स को भी इंक्लूड करेंगे, सबको या उनमें से चंद एक अहम वालों को, लेकिन साथ में स्पेसिफिक भी इंक्लूड करेंगे? और कितने हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक ही इंक्लूड करेंगे? चले, मेजॉरिटी ये है, कह रही है कि सर हम जनरल प्रोसीजर भी इंक्लूड करेंगे, एडिशनल, और चूंकि उसने स्पेसिफिक केस बताया हुआ बैंक ओवरड्राफ्ट का है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट के हवाले से भी कुछ प्रोसीजर 3-4 इंक्लूड कर देंगे। एग्री करते हैं आप? चल, जनरल प्रोसीजर तो मैं नहीं पूछता आपसे, ठीक है, कैश फ्लो फॉरकास्ट वगैरह के। ये बैंक के हवाले से जरा बताइए क्या प्रोसीजर? कॉरेस्पॉन्डेंस पहला, 4 प्रोसीजर आप बताएंगे, फिर मेरी तसल्ली हो जाएगी कि आप सही ट्रैक पे हैं। हाँ, नहीं आपने बताया, आपने नहीं बताना। और सिर्फ फ्रेश स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो, क्योंकि ट्रू परफॉर्मेंस जो वैल्यूएट होगी उन्हीं स्टूडेंट के जरिए से होगी कि मैं कितना अल्टरनेटिव वे कि अगर ये बैंक से ना मिले उसके अलावा भी अल्टरनेटिव। पहला ठीक है, पहला इन्होंने बताया कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करेंगे बैंक के साथ कि क्या चल रही है नेगोशिएशन, क्या वाकई वो रिन्यू करने के लिए तैयार है कि नहीं, कि ये तो कॉन्फिडेंट है उनकी तरफ से ना है। जैसे बाज़ औक़ात हमारे मुल्क की गवर्नमेंट जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट होती है कि IMF से हमें $5 बिलियन लोन मिल जाएगा, वो लिफ्ट ही नहीं कराते बाज़ औक़ात। तो
मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंट होना अलग बात, क्या हमें प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। एक इन्होंने कहा कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर ले बैंक की, बिल्कुल अच्छा है। दूसरा उन्होंने कहा जी अल्टरनेट फाइनेंसिंग, अगर इन केस उन्होंने रिफ्यूज कर दिया तो मैनेजमेंट के पास कोई दूसरा वे आउट है। 2 हो गए। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स इंस्पेक्ट करे। साथ ही मुझे ये भी बताए उसमें क्या चीज देखनी है कि रोल ओवर के बारे, लोन को ये इसको एक्सटेंड करने के लिए उनकी अप्रूवल या कोई अल्टरनेट ऑप्शंस वैल्यूएट करने के लिए उनकी अप्रूवल, ये भी ठीक है। 3 और लोन एग्रीमेंट, शाबाश। कि लोन एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि क्या वहां पे रिन्यू की कंडीशन बाज़ का लिखा होता है कि ये रिन्यूएबल होगा, बाज़ का लिखा होता है लोन रिन्यूएबल नहीं होगा। ठीक है, ये लोन एग्रीमेंट क्या इंस्पेक्ट करना चाहिए? जो एग्जिस्टिंग वाला है, नए वाला तो अभी नहीं हुआ होगा, वो नहीं कर रहे, एग्जिस्टिंग वाला बिल्कुल, ताकि देख ले। असल में से ये भी अंदाजा हो जाता है हमें, अगर उसकी टर्म एंड कंडीशन पढ़ के अगर कंडीशंस पूरी हो रही हो ना, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन होती है कि बैंक लोन को एक्सटेंड कर देगा। लेकिन अगर कंडीशन की वायलेशन हुई हो ना, बैंक अमूमी तौर पे एक इंडिकेशन, मर्जी फिर भी बैंक की है, लेकिन ये एक इंडिकेशन होती है कि बैंक लोन को एक्सटेंड नहीं करेगा क्योंकि आपने उसकी कंडीशन की वायलेशन की। शाबा। और इन्होंने डिस्क्लोजर भी कह दिया। ये तो 5 हो गए, मैं तो 4 कह रहा था आपसे, आपने 5 बता दिए। फिर से जरा कौन कौन से उन्होंने कहा सर बैंक लोन एग्रीमेंट इंस्पेक्ट करेंगे, बैंक के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स चेक करेंगे, उन्होंने कहा अल्टरनेट ऑप्शंस को वैल्यूएट करेंगे मैनेजमेंट के पास, और डिस्क्लोजर को चेक करेंगे। बेहतरीन बेहतरीन, क्लियर हो गया कैसे करना है। और अभी तो इसके साथ हमने जर्नल भी मिला देने, कैश फ्लो फॉरकास्ट वाले। ठीक है, चलो अभी नहीं, ऐसे नहीं पक्के, एग्जाम में लिखेंगे फिर। बी ए क्लियर जी। अच्छा, और इम्पैक्ट रिपोर्ट में क्या लिखेंगे? वो रिक्वायर्ड ही नहीं। शाबाश। ड्यूरिंग द ईयर बताने लगे थे ना, इम्पैक्ट रिपोर्ट आपकी शक्ल पे लिखा बताने लगे थे। ड्यूरिंग द ईयर डेल्टा लिमिटेड है, आएगा तकरीबन यही केस अगले के सिचुएशन में है, उसमें उसने इम्पैक्ट रिपोर्ट भी पूछा हुआ है, मिलते जुलते से। During the year, Delta Limited has recognized an intangible asset of rupees 55 million in respect of development cost of software, which DL expects to market in future. सबसे अहम लफ्ज कौन सा है? डेवलपमेंट का। क्या पिछले साल रिकॉर्ड किया डेवलपमेंट कास्ट को कि इस साल? तो इसका मतलब है खर्चा कब हुआ होगा? तो डेवलपमेंट कास्ट का जिक्र कर दिया। डेवलपमेंट कास्ट की वेरिफिकेशन के प्रोसीजर लिखने हैं। क्या आपको आते हैं डेवलपमेंट कास्ट की वेरिफिकेशन? उसमें 3 तरह के खर्चे होते हैं, बस सिर्फ नाम बता दीजिए कौन कौन से। डेवलपमेंट कास्ट कैपिटलाइज जब होती है, 3 तरह के एक्सपेंडिचर कौन से हैं? अप्रूवल वगैरह तो हम देख, रिसर्च तो आता ही नहीं है। मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स, क्योंकि इन तीनों की वेरिफिकेशन अलग अलग है। ये सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स एसेट में भी यही आते हैं, मटेरियल, लेबर। मटेरियल को हम वेरीफाई करते हैं सप्लायर इनवॉइसेस के या परचेज इनवॉइसेस के साथ, लेबर को वेरीफाई करते हैं पेरोल शीट, टाइम शीट्स के साथ, ओवरहेड्स को बिल्स वगैरह के साथ। चलिए, इसका मतलब है 2-3 नंबर तो हमें इधर ही मिल गए ना। डेवलपमेंट क्लास के भाई आएंगे कि नहीं? अच्छा, इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो पूछा था इसने, पूछा था। इम्पैक्ट रिपोर्ट नहीं पूछा। इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लिखेंगे इफ दीज कास्ट मीट कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया देन दीज शैल बी कैपिटलाइज्ड, डेवलपमेंट कास्ट विल बी कैपिटलाइज्ड, अगर वो IAS 38 का क्राइटेरिया मीट करें, वरना इसको एक्सपेंस आउट करेंगे। The market research conducted by DL indicate a promising demand for such software. इसका मतलब ये है कि बिल्कुल इसको करना चाहिए, इसने सही किया है। promising profitable प्रोजेक्ट होगा ना फिर। इन नवंबर 2021, हमारे साल ही की बात कर रहा है कि बाद की बात कर रहा है? हमारे साल ही की बात कर रहा है। इन नवंबर 2021, one of DL's competitors successfully launched a similar software with the help of high foreign investment. It has helped them to capture a large market share in a short span of time. ये इवेंट, मेरा तो ये ख्याल है ये हमारी कंपनी को इफेक्ट ही नहीं करता, ये तो कंपेटिटर जाने उसका आइटर जाने। इफेक्ट करता है, कैसे करता है? इम्पेयरमेंट,
क्या इनटेंजिबल एसेट डेवलपमेंट कॉस्ट इम्पेयर्ड हो सकती हैं? चलें शुक्र, इम्पेयर हो सकती है। चलिए ठीक है, तो अब डेवलपमेंट पहले तो रिकॉग्नाइज करने के प्रोसीजर बताए थे, अब इसकी इम्पेयरमेंट के प्रोसीजर बताइए। अब खुद से बताइए, जो फ्रेश स्टूडेंट है सिर्फ वही क्या क्या करेंगे आप एज ऑडिटर? हाँ शाबाश, सबसे पहले तो मैनेजमेंट से कहेंगे सर अब ये जो कंपैरेटर आ गया तो आपकी जो इनिशियल फ्यूचर की कैलकुलेशन थी ना, वो सेल हम करेंगे 2000 यूनिट, अब 2000 को 800 कर ले भैया, क्योंकि अब कंपैरेटर आ गया, वो तो मार्केट खींच लेगा। तो फ्यूचर वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन मैनेजमेंट से सबसे पहले कहेंगे इम्पेयरमेंट की इंडिकेशन है, आप अपनी इम्पेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन जो है वो प्रिपेयर कीजिए, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कीजिए। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर दी मैनेजमेंट ने, स्टेप नंबर 1 इम्पेयरमेंट टेस्टिंग ले ली, कैलकुलेशन जैसे वारंटी की कैलकुलेशन ली थी। उसके बाद क्या देखना है कि इन दी नहीं ऐसे नहीं, एक्सपर्ट को नहीं, ये तो हम खुद भी देख सकते हैं, ये तो हमारा शोबा है, इम्पेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन हमारा शोबा है ना। देखने से कैसे कि फ्यूचर में अब जो वैल्यू इन यूज कैलकुलेट की गई है उसको जो कंपेटिटर की वजह से मार्केट शेयर लूज होगा, वो कैलकुलेशन रिवाइज होगी कि नहीं, ठीक है। और फिर वैल्यू इन यूज कैरिंग अमाउंट से एक्सीड तो नहीं हो रही, ये देखेंगे जो अजम्पशंस है रीजनेबल यूज हुई कि नहीं। हाँ अगर कोई देखिए इन्वेंट्री का उसने जिक्र नहीं किया, स्टूडेंट ने कहा कि सर इसमें इन्वेंट्री के प्रोसीजर आ सकते हैं, अगर इन्वेंट्री का जिक्र किया होता ना कहीं पे भी के पड़ी हुई है इन्वेंट्री, मैं उसके राइट डाउन के प्रोसीजर भी अपने प्रोसीजर में ऐड करता, लेकिन कहाँ नहीं हुआ उसने, ठीक है, इसलिए मैं वो प्रोसीजर नहीं परफॉर्म कर रहा। हाँ जी नहीं आ सकते हैं इन्वेंट्री को, ये सॉफ्टवेयर है कि हाँ ठीक है सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मैं सिर्फ डेवलपमेंट का, ठीक है डेवलपमेंट कॉस्ट में कोई फार्मूला भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट बनाएगा, ये इसमें सॉफ्टवेयर है, इसमें इन्वेंट्री नहीं आएगी, शाबाश ये अच्छा पॉइंट है। तो सिमिलर सॉफ्टवेयर, अब इसकी वैल्यू इन यूज कम हो गई, इम्पेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन हमने चेक करने हैं। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? कितने स्टूडेंट से दोनों इशू आइडेंटिफाई कर लिए थे, कैपिटलाइजेशन का भी और इम्पेयरमेंट का भी। चलिए करेक्ट। सर इसके सॉल्यूशन में ना इसने इम्पेयरमेंट के जो प्रोसीजर लिखे हैं वो डिफरेंट लिखे हुए हैं, और साथ उसने मतलब जो स्पेसिफिक इम्पेयरमेंट क्या है वो नहीं लिखे हुए, और साथ एग्जामिनर के मेडबुक में लिखा हुआ है कि स्टूडेंट ने इम्पेयरमेंट की कंडीशन के नहीं लिखा है, मतलब इसने नहीं, एग्जामिनर कमेंट में उसने लिखा है कि स्टूडेंट ने इम्पेयरमेंट वाले प्रोसीजर नहीं लिखे। हाँ लिखने चाहिए थे, वो तो गलत किया, हमने सोल्यूशन में नहीं लिखे हुए क्या, रिवाइज्ड मार्केटिंग प्लान्स के बारे में नहीं पीछे हुए 2 लिखे हुए हैं ना, दो, और ये लिखे हुए रिवाइज्ड मार्केटिंग प्लान ले मैनेजमेंट से, और रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट रिगार्डिंग कमर्शियल यूज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, इसके अलावा इम्पेयरमेंट स्पेसिफिकली लिखे हुए, हेडिंग हालांकि इम्पेयरमेंट की है। हाँ अब देखिए असल में ना ये सॉफ्टवेयर जो बनाया है ये इंटरनल यूज के लिए, उसने क्लियर नहीं बताया ये सॉफ्टवेयर क्या है, लेकिन ये इंटरनल यूज के लिए नहीं, ये बेचने के लिए है। जैसे कुछ लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सॉफ्टवेयर बना लिया, ठीक है, या कोई टाइपिंग वगैरह सिखाने के लिए सॉफ्टवेयर बना लिया, ये वो सॉफ्टवेयर है जो बाद में सेल करने हैं। नहीं सॉफ्टवेयर सेल होते हैं, सॉफ्टवेयर की इन्वेंट्री नहीं होती। जैसे फर्ज कीजिए हमने कॉलेज का एक LMS सिस्टम बनाया, ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है। अब कंपैरेटर फर्ज कीजिए उसने भी सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया, क्या हमारा मार्केट शेयर कम होगा? बिल्कुल होगा। क्या हमारे सॉफ्टवेयर की कोई इन्वेंट्री है? नहीं, ये कंसेप्ट नहीं है कि हमने इन्वेंट्री कॉपी बना के रखी होगी और वो देते जाएंगे, नहीं, सॉफ्टवेयर आपको पता है जितनी मर्जी कॉपी बना ले, तो इसमें इन्वेंट्री वाले प्रोसीजर नहीं आएंगे, और चूंकि हमारा मार्केट शेयर कम हो गया, इम्पेयरमेंट के प्रोसीजर हैं, और इम्पेयरमेंट के प्रोसीजर हमने सॉफ्टवेयर को ध्यान में रखते हुए, अब इसकी करंट मार्केट कितनी है, मार्केट रिसर्च को रिवाइज किया जाएगा, ठीक है, ये कैलकुलेशन के बाद हमने कैलकुलेशन के अंदर फार्मूले के अंदर ये चीज़ें वैल्यूएट करनी है। क्लियर? फिर से इम्पेयरमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। स्टेप नंबर 1 मैनेजमेंट से कैलकुलेशन लेंगे, इंडिकेशन। स्टेप नंबर 2 उस कैलकुलेशन में देखेंगे रिवाइज्ड मार्केट शेयर का इम्पैक्ट आ गया कि नहीं, क्योंकि शेयर कम हो गया, और जितना शेयर मैनेजमेंट कह रही है इस वक्त, इसके बैक एंड पे उन्होंने की मार्केट रिसर्च की है, सर्वेस किए हैं वो। फिर इसके बाद
हम सेल ट्रेंड भी देख सकते हैं सब्सिक्वेंटली ईयर एंड के बाद, किस ईयर एंड के बाद सेल्स ट्रेंड क्या है, क्या जितना एक्सपेक्टेड था उतना ही है। ठीक है, ये 3-4 प्रोसीजर काफ़ी हैं, क्योंकि उसने 2 इश्यूज पूछे हैं। जब इश्यूज एक से ज़्यादा हो तो फिर इसका मतलब है आप कम प्रोसीजर भी लिख सकते हैं। अकेला इशू हो तो शायद 7-8 प्रोसीजर लिखने पड़े, 2 इश्यूज हो तो 3-4 प्रोसीजर लिखने होते हैं। क्लियर जी? हाँ जी, अलग अलग लिखेंगे वो तो ज़ाहिर आप हेडिंग बना के अलग अलग लिखेंगे, इकट्ठे नहीं लिखने, क्योंकि इश्यूज 2 अलग हैं, डेवलपमेंट के अलग है, इम्पेयरमेंट के अलग है, अलग अलग हेडिंग दे के आपको लिखने चाहिए। क्लियर? इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, अब कंफर्टेबल हो रहे हैं सब्स्टेंटिव पोजीशन के क्वेश्चन के साथ कि किस तरीके से पूछ रहा है, क्या से हमने आइडेंटिफाई करना है। रिक्वायरमेंट, फिर अगेन 2 उसने सिचुएशन दी हैं और 2 ही रिक्वायरमेंट। फॉर ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट मैटर स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर विच मे बी परफॉर्म्ड बाय योर ऑडिट टीम। ऑडिट प्रोसीजर बताने हैं सिर्फ। इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट, इसका मतलब पार्ट ए में नहीं पूछा हुआ, बी में पूछते हैं। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट भी बताना है। ठीक है जी, बता देते हैं दोनों। पहला, यू आर द ऑडिट मैनेजर इन ए फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फॉलोइंग इंडिपेंडेंट मैटर्स आर अंडर योर कंसिडरेशन। पहला, इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ वेल एंड प्राइवेट लिमिटेड डीपीएल फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021, capital work in process of rupees 100 million related to construction of a new production facility is included in property plant and equipment। क्या पिछले साल हुआ है रिकॉर्ड के इस साल हुआ है? इस साल हुआ है। ये सारा एक्सपेंस कैपिटलाइजेशन इस साल हुई है कि पिछले साल? इसका मतलब ये हुआ कि हमने इससे रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसको भी इंक्लूड करना है अपने प्रोसीजर में। बताइए सही के गलत? कि चूंकि ये कैपिटलाइजेशन इस साल हुई है तो जो एक्सपेंस कैपिटलाइज हुआ है उसकी वेरिफिकेशन के प्रोसीजर भी इस साल होंगे। यानी आसान अल्फाज में ये इस साल कंस्ट्रक्ट हुआ ना, तो कंस्ट्रक्शन के प्रोसीजर आएंगे। फिर से पढ़े, ड्राफ्ट फॉर द ईयर एंडेड कैपिटल वर्क इन प्रोसेस ऑफ रुपीज 100 million रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटीज इंक्लूड। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी की है। कौन सा प्रोसीजर आगे? सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स एसेट। क्या ये प्रोसीजर हमने कभी पढ़े हुए हैं? याद हैं? क्या थे ये बताएं। मटीरियल लेबर ओवरहेड तो जन आगे ना, उसके अलावा बताएं हम। लैंड एक्विजिशन कॉस्ट, अप्रूवल रेगुलेटरी अथॉरिटीज की, फिजिकल वेरिफिकेशन, डेट ऑफ, बिल्कुल ठीक है, रिकॉग्निशन, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसका मतलब ये 6-7-8 प्रोसीजर हमने लिख दिए इधर। फिर योर टीम हैज ऑब्जर्व्ड दैट द लास्ट कॉस्ट इनकर्ड ऑन द सेड फैसिलिटी वाज ऑन 30 अप्रैल 21। हमारे साल में ना जून थी, हाँ जी बिल्कुल, यानी 2 महीने पहले साल से, मई जून। However, it was put to use from 1st August 2021 and therefore no depreciation has been charged after the year end, at the year end। तो ठीक है ना, इस्तेमाल नहीं हुआ। अवेलेबल फॉर यूज वाला टर्म आपको पता है? हाँ शाबाश। तो यूज नहीं, अवेलेबल फॉर यूज देखते। तो 2 महीने की डेप्रिसिएशन होनी चाहिए। अच्छा, फिर द यूजफुल लाइफ ऑफ द सेड फैसिलिटीज असेस्ड टू बी 10 years। द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो दैट ईपीएल's प्रॉफिट बिफोर टैक्स 150। प्रॉफिट बिफोर टैक्स किस लिए दिया? 1 नंबर इसका निकल गया। फिर इसके बाद यूजफुल लाइफ दे रहा है और डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है। क्या सिर्फ हमें कैपिटलाइजेशन के प्रोसीजर लिखने हैं कि डेप्रिसिएशन के प्रोसीजर भी लिखने हैं? डेप्रिसिएशन के प्रोसीजर भी। क्या हमने डेप्रिसिएशन के प्रोसीजर कहीं पढ़े हुए हैं? yes, कहाँ पढ़े? पक्का टेंजिबल में। तो जरा मुझे बताइए क्या क्या प्रोसीजर होंगे। शाबाश। रीजनेबलनेस ऑफ यूजफुल लाइफ। अच्छा, ये एक ठीक है प्रोसीजर, लेकिन 1 मिनट है, मैं चाह रहा हूँ जैसे क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो मैं चाह रहा हूँ ज़रा मज़ीद टेक्निकल होते जाए, क्या हर्ज है? यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट देखेंगे रीजनेबल है कि नहीं। करेक्ट प्रोसीजर, नंबर मिल गया। क्या आप बता सकते हैं फर्दर कैसे देखा जाता है यूजफुल लाइफ है प्रॉफिट है कि नहीं? इंडस्ट्री एवरेज, पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा प्रोसीजर क्या हुआ डेप्रिसिएशन के लिए? यूजफुल लाइफ हो गया,
हाँ, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होनी चाहिए तब से जब से एसेट इज अवेलेबल फॉर यू। एक प्रोसीजर ये भी लिख दिया आपने, फिक्स एसेट रजिस्टर में नहीं, वो तो डेप्रिसिएशन ने कैलकुलेट की नहीं ना, रिकैलकुलेट डेप्रिसिएशन नहीं लिख सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसने वो की ही नहीं है। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू का एस्टीमेट देखेगा रीजनेबल है कि नहीं, लाइफ का बता दिया इन्होंने, और डेप्रिसिएशन स्टार्ट होनी चाहिए अवेलेबल फॉर, ये ठीक है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर मेरे ख्याल काफ़ी है। ज़्यादा प्रोसीजर हमारे सेल्फ कंस्ट्रक्टेड हो गए, 2-3 प्रोसीजर इसके हो गए हमारे डेप्रिसिएशन के। अब इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट की तरफ चलें। क्या उसने क्वेश्चन में बताया है कि इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट हमें किस वाले केस का बताना है, इफ रिजॉल्व या इफ अनरिजॉल्व? नहीं बताया हुआ, तो क्या करें? अगर तो ये ठीक रिकॉर्ड हो गया सारा कुछ, डेप्रिसिएशन भी ठीक है, हमने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की और उन्होंने ठीक कर लिया, अनमोडिफाइड ओपिनियन और की ऑडिट मैटर नहीं, सर इसमें कौन सा सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स एसेट देखे की ऑडिट मैटर की लिस्ट में है कि नहीं? डेप्रिसिएशन पे नहीं आता, ये मैं मानता हूँ, डेप्रिसिएशन पे नहीं आएगा, लेकिन मैं डेप्रिसिएशन पे कह भी नहीं रहा, मैं तो फिक्स कंस्ट्रक्टेड एसेट पे कह रहा हूँ। परचेज एसेट आसान है, वो इतना कम्प्लेक्स नहीं है केस, कंस्ट्रक्टेड एसेट मुश्किल है भाई। ये क्लियर केस इसमें नहीं, यहाँ पे इफ करके दोनों बातें लिखनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में उसने नहीं बताया हुआ कि इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट मुझे किस केस में बताना है, इफ इशू रिजॉल्व्ड के केस में बताना है या इफ इशू रिमेन अनरिजॉल्व्ड उस केस में। रिक्वायरमेंट में देखे नहीं बताया हुआ उसने, तो हमें फिर क्या करना चाहिए? दोनों सिचुएशन को डिस्कस करना चाहिए। क्लियर जी? आगे चलते हैं, नेक्स्ट इशू क्या आता है। कैफे लेक्जर प्राइवेट लिमिटेड CL ऑपरेट्स ए चेन ऑफ कैफेज इन पाकिस्तान। बिफोर द ईयर एंड a large number of customers complained about food poisoning, possibly as a result of eating at the cafe. Some of the customers have taken legal action against CEL. An out of court settlement, legal action मेरे ज़हन में आ गया, लॉयर, प्रेसिडेंट, सब्सिक्वेंट डिसीजन, ये 3-4 प्रोसीजर मेरे ज़हन में घूम रहे हैं। आपके ज़हन में घूम रहे हैं? लेकिन मेरे जहन में एक और प्रोसीजर भी घूम रहा है, इन्वेंट्री वाला। हो ना हो इनकी इन्वेंट्री चेक करनी चाहिए, उसमें कोई ना कोई छिपकली गिरी होगी तो बाकी की भी राइट ऑफ कर देनी चाहिए। ठीक है, तो इन्वेंट्री का भी 1-2 प्रोसीजर, ज़्यादा ना लिखे। देखिए इशू ज़्यादा जब होते हैं ना तो वो पर इशू प्रोसीजर की तादाद कम होती जाती है, कॉमन सेंस की बात है। 7 प्रोसीजर के साथ, 7 नंबर के साथ है, एक ही इशू पूछेगा तो प्रोसीजर की तादाद ज़्यादा है, 2 पूछेगा तो कम है पर इशू, 3 पूछेगा तो सभी। लेकिन कहानी आगे भी चल रही है लीगल केस के बाद। कह रहा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट विद दोज कस्टमर्स अंडर प्रोसेस। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी तो इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल होगी, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट फ्री होगी ना, मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी पढ़ने होंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस लॉयर के साथ भी चेक करेंगे, कस्टमर के साथ भी कि कस्टमर क्या रहा है। नो इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन दिस रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रोसीजर में आपको पता है फिर वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर आ जाए, क्या डिस्क्लोजर देखना है प्रोग्राम। तो 7-8 प्रोसीजर हो गए इस लीगल केस के हवाले से। फिर से बताइए कौन कौन से प्रोसीजर हुए। नंबर 1 हमने कहा भाई लॉयर को कंफर्मेशन भेजो, स्टेटस पूछो क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस विद लॉयर हो गया पहला पॉइंट, कॉरेस्पॉन्डेंस विद कस्टमर ताकि हमें मसले की नोयत का पता हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मिनट्स कि उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए अप्रूव किया है कि नहीं किया, 3 वो इन्वेंट्री के NRV अगर जरूरत है, कोई एक्सपायर्ड यूज हुआ था इंग्रेडिएंट्स उसको राइट ऑफ करना है। 4 हो गए प्रोसीजर। और कौन सा था? हाँ, सब्सिक्वेंट डिसीजन क्या हुआ है, प्रेसिडेंट लीगल केस का 5-6। देखिए जब वैल्यूएशन में हमने कह दिया कि इन्वेंट्री ऑब्सोलीट आइडेंटिफाई करेंगे, ऑब्सोलीट इन्वेंट्री को उसको राइट डाउन करेंगे, तो उसको अलग कर दिया है कि नहीं, ये प्रोसीजर मुझे कम अहम लग रहा है कि ऑब्सोलीट इन्वेंट्री जो हमने आइडेंटिफाई किया है उसको अलग कर दिया जाए। बड़ा लिख सकते हैं लेकिन ये कम अहम है, लेस स्ट्रॉन्ग है। और प्रोसीजर क्या, रेगुलेटरी एक्शन, ये भी तो हो सकता है,
रेगुलेट फूड अथॉरिटी की तरफ। अब कहता फूड अथॉरिटी वो आके पूरी की पूरी आइसक्रीम फ्रिज में जितनी भी रखी होती है सारी की सारी उड़ा देते हैं, सीज कर देते हैं। 5-5 दिन के लिए कहते हैं जुर्माना लगाते हैं या शॉप बंद कर देते हैं। ऐसा आप पढ़ते होंगे अखबार में, हजारों मन दूध ज़ाया कर दिया गया है वो तो रेगुलेटरी की तरफ से खास तौर पे ये खाने वगैरह के जो मामलात होते हैं ना, इनमें रेगुलेटरी एक्शन हो सकता है। और अगर कोई एक आधा मरमरा गया ना इनमें से तो लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। लेकिन हम इतना ज़्यादा गोइंग कंसर्न की तरफ इसको लेके जाने की ज़रूरत नहीं, वैसे लिया जा सकता है, गोइंग कंसर्न की तरफ इसको डिस्कस किया जा सकता है। बहरहाल चले अभी प्रोसीजर क्लियर हो गए, 7-8 प्रोसीजर इनमें आ गए, कंफर्टेबली लिख सकते हैं। चले आगे चले। इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट, अगर इशू सही आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज हो गया, अनमोडिफाइड ओपिनियन की ऑर्डर, क्योंकि एक्सपर्ट यूज हो गया। एक्सपर्ट कौन सा यूज हुआ? लॉयर। ठीक है, अगर आप में से किसी स्टूडेंट के जहन में ये आ रहा है कि सर ये लीगल केस एक्सेप्शनल है और एमसीक्यू मैटर आना चाहिए, वो भी एग्जैक्टली ठीक, इक्वली करेक्ट। हाँ, छोटे छोटे ज्यादा, हाँ वो डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया ना, ये चंद एक केसेस में एमसीक्यू मैटर और की मैटर ओवरलैप करते हैं। इस बात को स्टैंडर्ड ने खुद माना, कंसेप्ट हमारे कैफ के सिलेबस में नहीं है लेकिन स्टैंडर्ड ने खुद माना हुआ है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं वो की ऑर्डर मैटर को भी पूरा करते हैं, डेफिनेट एमसीक्यू मैटर को भी। और इसमें बल्कि उसने आगे एक पैराग्राफ में ये भी डिस्कस किया हुआ है कि ऐसी सिचुएशन में ऑडिटर को क्या करना चाहिए। वो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा, गैर जरूरी है। लेकिन बहरहाल इसमें एमसीक्यू मैटर भी लिख दिया, वो भी ठीक है, की ऑर्डर मैटर लिख दिया। और अगर एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग डिस्क्लोजर ना हुआ तो मिस स्टेटमेंट है, आगे वो क्वालिफाइड भी। मेरी तरफ से आपको इसमें गोइंग कंसर्न का इशू डिस्कस करने की इजाजत है, इजाजत है। इफ करके आप लिख सकते हैं कि गोइंग कंसर्न पे भी डाउट क्रिएट हो सकता है, इस डिस्क्लोज करना चाहिए। क्योंकि अमूमी तौर पे जो जब हमारे ऑपरेशन से किसी का नुकसान होता है ना, माली नुकसान, उस पर सिर्फ डैमेजेस वगैरह की प्रोविजन रिकॉर्ड होनी होती, ठीक है जैसे। लेकिन अगर कस्टमर्स की या पब्लिक के हेल्थ इश्यूज हो ना, गवर्नमेंट उसको इजाज़त नहीं देती कभी। हाँ जी, डिस्क्लोज इसको करेंगे कि ये एक इशू है जिसकी वजह से वो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करेगी, जिसकी वजह से हमारे कस्टमर जो हैं उन्होंने हमारे खिलाफ केस फाइल किया है, उस केस की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उधर इंक्लूड कर दी जाती है। ये आपको अकाउंटिंग में सिखाया जाता है, डिस्क्लोजर बनाना सिखाया जाता है ना, क्या नहीं सिखाया जाता? हाँ, या इस 37 में ये डिस्क्लोजर बनाना, प्रोविजन रिकॉर्ड करनी तो सिखाई जाती है। डिस्क्लोजर, ये डिस्क्लोजर बनाते हैं ना आप लोग, लिखते हैं, थ्योरी है ना आपके अकाउंटिंग में। हाँ, ये उसमें जी। हाँ, वो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, अगर चूंकि डिस्क्लोजर इंक्लूड नहीं किया हुआ ना, ये तो हम पढ़ चुके हैं क्वालिफाइड ओपिनियन के अंदर कि आइटर बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में अगर वो डिस्क्लोजर से रिलेट करती है मिस स्टेटमेंट, तो कोशिश करता है उस डिस्क्लोजर को इंक्लूड कर दे इफ पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल। ठीक है, एक सिचुएशन को सॉल्यूशन में डिस्कस किया, मतलब अगर नहीं क्वालिफाइड ओपिनियन है तो उसको नहीं, आप डिस्क्लोजर को क्वालिफाइड ओपिनियन के साथ लिंक ना करें कि हर क्वालिफाइड ओपिनियन में ये आएगा। नहीं, मतलब उन्होंने एक ही सिचुएशन में बताया हुआ कि अगर हम इसको कंप्लाई नहीं करते, मैनेजमेंट कंप्लाई नहीं करती, तो फिर क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। लेकिन जो अगर वो अनमोडिफाइड वाला ओपिनियन का नहीं बताया उसने, जैसे आप कहते हैं। हाँ, अनमोडिफाइड ओपिनियन में तो नहीं आएगा ना ये डिस्क्लोजर, उसमें तो क्वालिफाइड ओपिनियन ही नहीं दे रहे। ठीक है जी, जब कभी डिस्क्लोजर की वजह से मिस स्टेटमेंट होगी ना, ओमिटेड डिस्क्लोजर, फिर उसमें हम ये लाइन लिखते हैं कि आइटर शैल इंक्लूड डिस्क्लोजर इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन इफ पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल। ये याद है आपको कंसेप्ट? फिर ये भी याद होगा कि उसमें ये भी हमने पढ़ा था कि कुछ एग्जांपल्स हैं जिन कौन कौन से केसेस हैं जिनमें डिस्क्लोजर इंक्लूड करना प्रैक्टिकेबल नहीं होता। लॉन्ग डिस्क्लोजर हो, कॉम्प्लेक्स डिस्क्लोजर नहीं था, वो लेंथी था, अनड्यू लेंथी। चलिए मैं लॉन्ग भी ठीक मान लेता हूँ। मैनेजमेंट हैज नॉट प्रिपेयर्ड, और तीन थे, मैनेजमेंट ने प्रिपेयर नहीं किया, नॉट प्रिपेयर्ड, नॉट प्रोवाइडेड और अनड्यू लेंथी। 3 केसेस थे, मैनेजमेंट नॉट प्रिपेयर्ड डिस्क्लोजर, मैनेजमेंट नॉट प्रोवाइडेड डिस्क्लोजर टू ऑडिटर और डिस्क्लोजर अनड्यू लेंथ।
चलिए बहरहाल अच्छा ये कंसेप्ट भी रिवाइज हो गया इसी बारे भैया। ये क्लियर? लीगल केस के प्रोसीजर बताने आगे अब आपको, कैपिटलाइजेशन, ये डेवलपमेंट कॉस्ट के और सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स के भी प्रोसीजर बताने आगे चलते हैं। जी जी। एक पार्ट के सॉल्यूशन में ना लिखा हुआ है कि अगर इशू नहीं रिजॉल्व होता तो फिर भी इमटेरियलिटी की वजह से हम लोग अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे। एक इमटेरियल है नहीं, अच्छा डेप्रिसिएशन कह रहे हैं, नहीं नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। हाँ जी, अब ये चूंकि जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना 10 मिलेंगे। देखिए इसमें दो इश्यूज हैं पहले वाले पार्ट में, एक है हमारा जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है और एक है डेप्रिसिएशन। जो कंस्ट्रक्ट किया वो तो मटेरियल इशू है 100 मिलियन, ठीक है, वो तो मटेरियल है। वो कह रहे हैं सर अगर इन दोनों को सेल्फ कंस्ट्रक्टेड को अलग डील करें, उसका ओपिनियन ही अलग बताएं और डेप्रिसिएशन का ओपिनियन ही अलग बताएं। तो वैसे तो एक केस है हमने इसको इकट्ठा ही बताना है कि ये मटेरियल बन जाता है, लेकिन फर्ज कीजिए किसी क्वेश्चन में आपको वो सिर्फ ये डेप्रिसिएशन वाली बात करता है। अज्यूम करें कि उसने बोला कि 100 मिलियन पिछले साल रिकॉर्ड हो चुका था, अब वो तो उसकी वेरिफिकेशन पिछले साल हो चुकी होगी, इस साल सिर्फ इसका मतलब है डेप्रिसिएशन का इशू हमने देखना है। उस सूरत में कह रहे सर इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा, सिर्फ अगर डेप्रिसिएशन को वर्किंग प्रोसेस को अलग कर दें तो उस सूरत में आप डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे, कितनी डेप्रिसिएशन आएगी 1.6 है, मटेरियलिटी लेवल से कम है, तो हम क्या लिखते हैं ऑडिटर शैल एक्सप्रेस, हाँ ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ misstatement is also immaterial on aggregate as well as qualitative basis। एग्रीगेट एज वेल एज क्वालिटी। एग्रीगेट का मतलब क्या है कि दूसरी मिसस्टेटमेंट के साथ मिलके मटेरियल बन जाएगी, तो फिर मटेरियल समझी जाएगी। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है कि जो हमने चैप्टर 9 में क्वालिटेटिव मटेरियलिटी की एग्जांपल्स पढ़ी थी, उनमें से कोई एग्जांपल आ गई तो वो मटेरियल समझी जाएगी, चाहे अमाउंट स्मॉल क्यों ना हो। ठीक है जी। तो ये मैंने एग्रीगेट और क्वालिटेटिव वाला कंसेप्ट आपको समझाया हुआ है ना। जब कभी अनमोडिफाइड ओपिनियन इमटेरियल मिसस्टेटमेंट की वजह से, इमटेरियल मिसस्टेटमेंट है ना इमटेरियल, तो आपने सिंपल अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं लिखना, आपने एग्रीगेट एज वेल एज क्वालिटेटिव लफ्ज लिखना। इसके मार्क्स हैं, आधा नंबर एग्रीगेट और आधा नंबर क्वालिटेटिव। लेकिन कब लिखना है ये, हर अनमोडिफाइड में नहीं। अब कुछ बच्चे रटा लगा ले समझे बगैर ऑडिट, हर अनमोडिफाइड ओपिनियन में सर ने बताया था आगे ये भी लिखना है कि वो उस वक्त लिखना है जब मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट इमटेरियल हो, जब उसने बताया हो मिसस्टेटमेंट है और कैलकुलेट करके इमटेरियल। अगर उसने कहा है कि मिसस्टेटमेंट कोई थी, मैनेजमेंट ने करेक्ट कर दिया, फिर सिर्फ अनमोडिफाइड ओपिनियन लिखेंगे, फिर इफ नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो इमटेरियल मिसस्टेटमेंट का केस ही नहीं है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन 9। टाइम कहाँ हुआ अभी काफी टाइम है, ये हो जाएगा, तसल्ली से हो जाएगा ये टाइम होने तक। फॉर ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट मैटर्स स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर विच में बी परफॉर्म्ड बाय योर ऑडिट टीम। ऑडिट प्रोसीजर डिस्कस विद रीजन इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट, रूटीन की रिक्वायरमेंट है। कह रहा है यू आर ए पार्टनर इन ए फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फॉलोइंग इंडिपेंडेंट मैटर्स आर अंडर योर कंसिडरेशन। ये मैटर्स पहला क्या है, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ वेलरन पाकिस्तान लिमिटेड डिपेयर फॉर द ईयर एंड 31 जनवरी। ऑकवर्ड सा ईयर एंड दे दिया, कोई मतलब कि इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। इन्वेंट्री एट ₹26 मिलियन डेट वाज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 21, यानी इसी साल में, फॉर फुलफिलिंग ए लार्ज स्पेशलाइज्ड ऑर्डर ऑफ ए फॉरेन कस्टमर। स्पेशलाइज्ड को अंडरलाइन करें और एक और को अंडरलाइन करें, फॉरेन। स्पेशलाइज्ड से रिस्क आया, अगर ये नाना खरीदा इसने तो इन्वेंट्री किसी और के काम की नहीं है। और फॉरेन से क्या आया, रिसीवेबल पेबल। स्टैंडर्ड पड़ा फॉरेन करेंसी का, IS कौन सा है 21। शाबाश। वो क्या कहता है कि जब ट्रांसलेशन करनी है बैलेंस शीट डेट पे रिसीवेबल पेबल की किस रेट पे करनी है,
क्लोजिंग रेट पे, और इनकम और एक्सपेंस की किस रेट पे करनी होती है? ट्रांसलेशन नहीं है, नहीं सीखा हुआ। जिस दिन आएगी, जिस दिन ऑर्डर होगा उसी दिन करेंगे। फॉरेन करेंसी रिसीवेबल पेबल ईयर एंड पे ट्रांसलेट करते हैं ना, किस एक्सचेंज रेट पे? जो स्पॉट रेट, जो ईयर एंड, शाबाश, यही सुनना चाह रहा था। और जो सेल परचेज होती है, इनकम एक्सपेंसेस, हाँ वो उस डेट पे, लेकिन चूंकि हर ट्रांजैक्शन की अलग अलग डेट लगाना मुश्किल होता है तो एवरेज रेट यूज करते हैं। शाबाश, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि फॉरेन करेंसी का, बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं। ड्यू टू सडन इम्पोजिशन ऑफ इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन इन द फॉरेन कंट्री, द कस्टमर कैंसल द ऑर्डर on 28th January 2020. The draft financial statement showed that APL's profit before tax rupees 130 million. 130 क्यों दिया है? एक नंबर के लिए। यहाँ पे इश्यूज क्या है? एक मिनट आ रहे। एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री का इशू है, ये तो कंफर्म है। उसके रूटीन के प्रोसीजर बताने की जरूरत है। सेल प्राइस देखेंगे, अल्टरनेट यूज देखेंगे क्या है उसका, वगैरह वगैरह, वो लिख दिए। क्या कोई और रिस्क है? एक मिनट है। फॉरेन करेंसी रिसीवेबल को ट्रांसलेट करना है, ये रिस्क है। क्या है इस सिचुएशन में? नहीं, पैसे आई नहीं। हाँ, इसमें नहीं करना। क्यों नहीं? क्योंकि कोई रिसीवेबल पेबल है ही नहीं। सेल करनी थी, उसके बाद रिस्क राइज होता, इसके बाद रिस्क राइज। C5 का एक क्वेश्चन था, उसमें उसने कहा था कि लोकल सप्लायर जो है वो सामान सही नहीं दे रहे, तो अगले साल से डिसाइड किया है कंपनी ने कि इंपोर्ट करना शुरू कर देगी। अब इंपोर्ट का लफ्ज आ गया, सुनने का फॉरेन करेंसी रिस्क, उसने कहा अगले साल होगी, इस साल कहाँ से रिस्क आ गया? ट्रांजैक्शन ही अगले साल हो रही है, रिस्क पहले आ गया। ऐसे थोड़ी होता है। तो अभी क्या ये हमने सेल कर दी थी इसको? अगर तो एग्जिस्टिंग 1 रुपए का भी रिसीवेबल है ना इससे, तो फॉरेन करेंसी का रिस्क लिख दें, लेकिन नहीं है। क्लियर? दूसरा उन्होंने क्वेश्चन रेज किया स्टूडेंट ने कि सर इसमें जो मशीनरी है उसकी इंपेयरमेंट भी आएगी। क्वेश्चन मेरा ये है, क्या कोई मशीनरी है? उसने लिखा हुआ है कि उसके लिए मशीनरी बाय की गई है, तो फिर इसका भी रिस्क नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि सिर्फ एनआरवी का रिस्क आएगा। ठीक है जी। डेट वाज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी। हाँ, तो हमारे साल में आए। हमने कौन सा मैन्युफैक्चर खुद किया जो हमने उसके लिए प्लांट लिया होगा? हाँ बिल्कुल, वैसे भी उन्होंने कहा कि सर उसने लिखा हुआ है परचेज्ड, डेट वाज परचेज, तो हमने डायरेक्ट परचेज किया, मैन्युफैक्चरिंग तो की नहीं। इससे, इस आर्गुमेंट से भी ये बात साबित होती है कि मशीनरी नहीं होगी कोई इसकी। ठीक है, तो हम पूछ रहे हैं कि अल्टरनेट यूज किया है कि नहीं। इसके एक प्रोसीजर में एक प्रोसीजर आएगा। एक तो उसकी सेलिंग प्राइस देखेंगे इन्वेंट्री की, अब क्या है, अल्टरनेट यूज क्या है, ये एनआरवी के लिए। एक प्रोसीजर और, सेल एग्रीमेंट देखेंगे। सेल एग्रीमेंट इस कस्टमर का क्यों देखेंगे? एक्सपेक्टेड रिकवरी, जिसे वो आपने कैप 4 में पढ़ते होते हैं ना, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वो आ सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब ये भाई एक सवाल का जवाब देंगे, अगर उस सवाल का जवाब सही दे दिया, नहीं छुट्टी नहीं, तो इसका मतलब मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर सही समझा पाया हूं आपको। अगर इन्होंने गलत जवाब दिया तो उसका मतलब ना मैं सही समझा पाया, ना आप सही समझ सके। तैयार है? ये मेरा भाई, और कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, और कोई नहीं बोलेगा, ये भाई बोलेगा बस। इसमें आर्गुमेंट के जरिए हम इस नतीजे पे पहुंचे, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क है, वैल्यूएशन ऑफ रिसीवेबल का रिस्क नहीं है, फॉरेन करेंसी का रिस्क नहीं है, इंपेयरमेंट ऑफ मशीनरी का रिस्क नहीं है। क्या इसमें गोइंग कंसर्न का रिस्क है? फाइनल देखिए, सारे जो इंफॉर्मेशन है जितनी है, कोई है तो वो भी सामने है, नहीं है तो वो भी नहीं है। कंक्लूजन बताइए,
क्या यस या नो? गोइंग कंसर्न का इशू नहीं है। शाबाश। क्या छुट्टी नहीं? क्यों नहीं है? देखिए लार्ज डेटर, मेजर डेटर या लार्ज डेटर तो सारी में होती हैं। हमने देखना था लार्जेस्ट डेटर है, और लार्जेस्ट डेटर कब पता चलता है? जब वो कोई परसेंटेज बताता है कि टोटल का 40%, 50%, 60% इस एक बंदे को कर रहे हैं। शाबाश। आगे चलते हैं। सेकंड। जी जी। उसके रूटीन के काम, हाँ बिल्कुल, ये भी एक इनका आर्गुमेंट है कि सर गोइंग कंसर्न पे इसलिए भी नहीं रिस्क राइज होता क्योंकि ये स्पेशल ऑर्डर था, रूटीन के काम तो उसके चल रहे होंगे, ये तो हट के एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए ऑर्डर आया था, नहीं हुआ तो बिल्कुल ठीक है। तो इन शॉर्ट इसमें गोइंग कंसर्न का मसला नहीं। आगे देख, यहाँ पे एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन हो जाती तो फिर हम देखते हैं कि उसका ज्यादातर माल एक्सपोर्ट होता है कि इंपोर्ट, या लोकल, सॉरी एक्सपोर्ट होता है कि लोकल सेल होता है, उसके मुताबिक डिसीजन करते हैं। During the audit of Stellar Limited Part 2, the management informed the audit team that its largest customer, Aether Limited, has recently notified that it will not renew its contract with SL, which is due to expire on 30th June 2021. Sales from EL constitute 70% of the total revenue. The management has further informed that they are in negotiation with EL and are hopeful to retain the customer. मेरा पहला ना गोइंग का मुझे पता है, पहुंच गए आप, मैं भी पहुंच गया गोइंग कंसर्न। मेरा क्वेश्चन ये है ही नहीं, लार्जर से भी पता चल गया गोइंग कंसर्न का इशू है, इंडिकेशन है 7 है। मेरा क्वेश्चन ये है क्या डेटर्स की प्रोविजन के प्रोसीजर लिखेंगे कि डेटर्स जो है वो तकरीबन बैड डेट समझे इसे पैसे नहीं आने? क्यों नहीं लिखेंगे? डेटर्स ये कह ही नहीं रहा कि मैंने पैसे नहीं देने या मैं पैसे देने की पोजीशन में नहीं, वो कह रहा है बस आपके साथ अब कॉन्ट्रैक्ट आगे कंटिन्यू नहीं करना। इसका मतलब है जितना है उतना वो पूरा करेगा। तो इसमें डेटर्स की बैंकरप्सी के प्रोसीजर नहीं है। कौन से प्रोसीजर है? गोइंग। अब वही जहां से आज का लेक्चर शुरू हुआ था लगभग उसी सिचुएशन पे खत्म हो रहा है कि गोइंग कंसर्न, आप गोइंग कंसर्न पे पहुंच गए हैं। किस लफ्ज से पहुंचे गोइंग कंसर्न पे? लार्जेस्ट कस्टमर से मैं तो पहुंचा। पहले लिक्विडिटी इशू की वजह से हम पहुंचे थे, अब हम पहुंचे हैं लार्जेस्ट और 70% ऑफ सेल्स की वजह से। ठीक है, गोइंग कंसर्न चैप्टर 4 पे पहुंच गए। उसमें दो तरह के प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई वाले और एडिशनल प्रोसीजर ऑन आइडेंटिफिकेशन। कौन सा लिखेंगे? ऑन, करेक्ट। ऑन आइडेंटिफिकेशन में प्रोसीजर जनरल है, यानी वो हर तरह की इवेंट या कंडीशन जो गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट होते हैं फिट हो सकते हैं, वो तो चले लिख ही देंगे सारे या कुछ अहम वाले। क्या हमें स्पेसिफिक सिचुएशन के मुताबिक भी कुछ प्रोसीजर लिखने चाहिए? जैसे पहले आपने लोन से रिलेटेड लिखे थे, इससे हाँ कोरेस्पोंडेंस डेटर के साथ, वो कह रहे हैं ना भैया उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम निगोशिएशन में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स के उन्होंने कहा कि नया वे आउट, नए कस्टमर बेस इंक्रीज करने के लिए कोई एफर्ट्स कर रहे हैं। और नहीं, लोन से साथ इसको लिंक नहीं करना कि 70% का डाटा चला गया, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, लोन रिपे नहीं कर सके, ये टू रिमोट डिस्कशन। वो उसी के लिए तो हम परफॉर्म कर रहे हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मिनट्स देखेंगे, ईयर एंड के बाद सब्सिक्वेंट स्टेटस देखेंगे कि क्या एग्रीमेंट कोई रीच हुआ है कि नहीं दोनों पार्टीज के दरमियान में, और बाकी के कैश फ्लो वगैरह तो हम देख ही रहे हैं, फ्यूचर के क्या होंगे, उनमें इनका इम्पैक्ट आ गया वगैरह वगैरह। क्लियर? अब मुझे बताइए क्या केस स्टडी को पढ़ के सिचुएशन आइडेंटिफाई करना आ गए? और उस सिचुएशन से रिलेटेड प्रोसीजर भी, कुछ प्रोसीजर जनरल होते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं। हमने कोशिश क्या करनी है, स्पेसिफिक पहले लिखे लेकिन जनरल प्रोसीजर भी जो उससे रेलिवेंट हो वो लिख सकते हैं। जी जो एडजस्टिंग इवेंट बताए थे, अच्छा इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट तो रह गया, सॉरी। इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट में क्या लिखेंगे? क्या क्वेश्चन के अंदर उसने क्लियरली बताया है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन, गोइंग कंसर्न का इशू बता दिया
क्या ये बताया कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट, नॉट एप्रोप्रिएट या मटेरियल अनसर्टेनिटी? नहीं तो बताइए, जब नहीं बताता हमने क्या करना होता है? तीनों डिस्कस करने हैं। डिस्कस कर देंगे? मुझे नहीं लगता। गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट हो, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनी है तो मिस स्टेटमेंट एडवर्स ओपिनियन। अगर नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनी है तो एमसी ऑफ मैटर पे शाबाश, ये सुनना चाह रहा था। एमसी ऑफ मैटर गोइंग कंसर्न तो नहीं आएगा। क्यों? गोइंग कंसर्न का मसला है लेकिन गोइंग कंसर्न नहीं आएगा। वो क्यों? क्योंकि लिक्विडेट, हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अल्टरनेट बेसिस पे बनी है। जो स्पेशल बेसिस पे बने, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क एमसी ऑफ मैटर आता है। और वैसे भी गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी तो है ही नहीं। ये तो कंफर्म हो गया कि हमने डूब रही है। गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी तो तब होती है जब अनसर्टन हो कि मे भी डूबे, मे भी तर जाए। ये तो डूबने वाली है। क्लियर? अब इसी तरह के फर्दर ईद की छुट्टियों में अगर आप खुद से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें तो संभाल लेंगे क्वेश्चन कि नहीं हो पाएगा? हो पाएगा, पक्की बात है। प्रैक्टिस करते रहेंगे। खास तौर पे ये 3-4 क्वेश्चन जो आज की असाइनमेंट मैंने दिए ना, ये जरूर आज आपने कर लेने हैं। ठीक? लेक्चर प्लान नहीं मिला? ये भी ढीले पड़े। मैं वो नहीं, ढीले नहीं पड़े हुए, कोई बात नहीं। भाई आपको ग्रुप में शेयर कर देगा। ग्रुप में शेयर हो जाता था डेली बेसिस के ऊपर, आपको ना आज भी शेयर हो जाएगा। वैसे मैं अभी आपको नोट करवा देता हूँ, इसमें क्या है। अच्छा किया आपने इधर ही पूछ लिया है। ये मैं नोट करवाता हूँ ना, मेरा अपना लेक्चर प्लान जो है इसमें नोट करें। वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर नोट करें 10। ये 14th एडिशन है, लेटेस्ट वाला। प्रीवियस एडिशन वाला मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, बल्कि वो भी सेम ही है। हाँ से क्वेश्चन नंबर 10, 20, 23, 24, 26, बस ये ठीक है जी। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।